आज हम बात करेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू किस प्रकार से किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करा जाता है। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको नॉर्मली दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न में आपको डेरिवेटिव गिवन होगा, है ना, एक प्रश्न में आपको डेरिवेटिव गिवन होगा और एक प्रश्न में आपको डेरिवेटिव गिवन नहीं होगा। तो आज जो है हम लोग केवल आज की क्लास में हम लोग उन प्रश्नों को डील करेंगे, यानी उन क्वेश्चंस को डील करेंगे जिनका डेरिवेटिव या तो गिवन हो या तो हिडन हो, है ना, दोनों हो सकता है। ओपनली आपको दिख भी रहा हो कि भाई उसका डेरिवेटिव है या तो हिडन हो। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में डील करेंगे, यानी हम लोग उन फंक्शंस के बारे में डील करेंगे, उन फंक्शंस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जिनका डेरिवेटिव गिवन हो या हिडन हो। ठीक है, लेकिन किस तरीके से डील करेंगे हम लोग, तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो पहले हम लोग इस मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाकी के मेथड्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो डेरिवेटिव अगर गिवन रहेगा तो इस तरह के प्रश्न को भी सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, यानी वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमने, ठीक है, इंटीग्रेट करना, सॉल्व करना स्टैंड फॉर इंटीग्रेट करना हमने, और किस मेथड से इंटीग्रेट करना है, हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करना है वैसे प्रश्न को जिनका डेरिवेटिव गिवन होता है। ठीक है, तो इसको भी डेरिवेट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हो गया आपका शॉर्टकट मेथड और एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, या आप उसको बोल सकते हो लॉन्ग मेथड। आ रही बात समझ में? तो आज जो हम लोग केवल ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे, यानी हम लोग लॉन्ग मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर तरीका क्या होता है किसी भी फंक्शन को जिसका डेरिवेटिव गिवन हो या हिडन हो उसको इंटीग्रेट करने का। ठीक है, और कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, उसके थ्रू आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन। लाइक हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने जो है जो प्रॉपर मेथड होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इंटीग्रेशन करने का बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग पहले उसको देखेंगे। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना होगा, कुछ आपने स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपने स्टेप फॉलो करना होगा कि आपने जेड को खोजना होगा, यानी स्टेप नंबर 1 आपने जेड को फाइंड करना होगा। आ रही बात समझ में? अब जेड क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा जेड क्या होता है। तो वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है, वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है उसको हम लोग बोलते हैं जेड। उसको हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जेड कंसीडर करेंगे। फिर से हमने क्या करना, सबसे पहले क्वेश्चन मिला हमारे पास, तो सबसे पहले हमने देखना है कि वैसा किस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, यानी उसको हम लोग जेड कंसीडर करेंगे। फिर हमने क्या करना है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, यानी हम लोग उसका डिजिट बाई डीएक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप। उसके बाद हमने क्या करना है, डीएक्स कैलकुलेट करना है। अरे बात समझ में? या आप ऐसे बोलो कि आपको जो है डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उस जो भी आया आपका उसको इंटीग्रेट करना, जो भी आपके पास फंक्शन है उसको आपने इंटीग्रेट करना है। सिंपल तरीके से जैसे आप इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रेट करोगे, और फाइनली आप जो है जेड की वैल्यू पुट करोगे, और लास्ट में आपने सी को ऐड कर देना, दैट इज प्लस सी। और सी यहाँ पे क्या है, आपको पता होगा, दैट इज आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। ठीक है, सी पता होगा आपको, दैट इज कौन सा कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करने से पहले आपने इन पांचों पॉइंट्स का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको जेड कंसीडर करना है। जेड किसको मानोगे आप, जिसका डेरिवेटिव गिवन है। फिर से वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है उसको आपने जेड मानना है। फिर उसको आपने डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको डिजिट बाई डीएक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, उसके बाद आपको ये डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है ये। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डीएक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर आप जैसे इंटीग्रेट करते हो, जो बाई बेसिक मेथड आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपने जो जेड की जो वैल्यू आपने माना था, जिसको आप जेड माना था, उसको उसकी वैल्यू आपने वहां पे रख देनी है, और फाइनली आपने सी दैट इज आर्बिट्री कांस्टेंट को आपने लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर मेथड हो गया। ठीक है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमको समझ नहीं आएगी बातें। हमको कितना भी हम थ्योरेटिकली बात कर ले कि भाई ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे हमको आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस लेंगे आज हम लोग सबसे पहले। अच्छा, आज जो हम लोग केवल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, यानी आज हम लोग जो है 7.2 की बात करें, यानी जो एनसीईआरटी है आपका 7.2 जो है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप देखो, अगर आप एनसीईआरटी जो 7.2 है इसको अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, तो इसमें करीब आपके 36 क्वेश्चन है ना, ओवरऑल आई थिंक मेरे ख्याल से टोटल आपके 36 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से 30 करीब जो क्वेश्चन है आपका, है ना, 36 क्वेश्चन में से करीब 30 क्वेश्चन जो है वो जो है आपके उसका डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, करीब 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है, यानी आप उसका जो डेरिवेटिव है, सॉरी यहाँ पे डेरिवेटिव जो है उसका डेरिवेटिव क्या है, गिवन है। आ रही बात समझ में? और कुछ वैसे आपको मिलेंगे, 6 ही मात्र
ओनली 6 वैसे क्वेश्चंस हैं जिसके डेरिवेटिव आपको नहीं दिए हुए हैं। आ रही बात समझ में? तो आज जो है हम लोग सबसे पहले इन टॉपिक्स के बारे में डील करेंगे, यानी हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे, यानी एक तरह से हम लोग 30 क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे, है ना, टोटल 30 क्वेश्चंस के बारे में डील करेंगे। ठीक है, कि उसको जिसका डेरिवेटिव गिवन है, तो उसको हम लोग किस प्रकार से इंटीग्रेट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम लोग पहले उसको डील करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बात आपके मन में आ सकती है कि वो कौन कौन से प्रश्न है जिसका डेरिवेटिव गिवन नहीं है, ये भी आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है। तो आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्रश्न संख्या 7, 11, ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 28, फिर आपका 32 और ये 33। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका डेरिवेटिव गिवन नहीं है। ठीक है, ध्यान से, डेरिवेटिव इनका गिवन नहीं है, तो इनको जो हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव नॉट गिवन, तो इन 6 क्वेश्चंस को हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और एक तरह से हम इनको सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे, यानी जब हम लोग 7.2 का जब हम लास्ट में होंगे तब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हमको ये जो 30 क्वेश्चन है जिनका डेरिवेटिव गिवन है या हिडन है, या आसपास गिवन है या हिडन है, तो आज हम लोग पहले इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इनको सॉल्व करने का तरीका हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। सबसे पहले आपने क्या करना है, जेड फाइंड आउट करना है, फिर आपने क्या करना है, डिजिट बाई डीएक्स कैलकुलेट करना है, फिर आपने डीएक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ रूल्स है। चलिए अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना 100% सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, दैट इज 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या करना, सबसे पहले उस फंक्शन को खोजना है जिसका डेरिवेटिव दिया हुआ है। तो क्लियरली आप देखो कि इसका डेरिवेटिव ये है 2x। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि 1 का अब अच्छा, एक चीज और आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको डिफरेंशिएशन का पूरा फॉर्मूला आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन का पूरा फॉर्मूला आना चाहिए, तभी जो है आप इस टॉपिक को, यानी आप इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है, अभी देखो आप, तो रूल नंबर 1 क्या था हमारा कि भाई सबसे पहले हमने जेड खोजना है। सबसे पहले हमारा रूल क्या था कि फाइंड जेड, और जेड क्या होता है भाई, तो जिसका डेरिवेटिव गिवन है। अब देखो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 2x है। अब कैसे डेरिवेटिव है, तो जब 1 को डिफरेंशिएट करो तो 0 होता है, और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होता है, 2x। आ रही बात समझ में? यानी हमने पहला रूल मिल गया, पहला रूल समझ लिया कि भाई जेड क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे भाई लेट जेड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑल ओके। अच्छा, सेकंड रूल हमने आपको क्या बताया था कि भाई आपको जो है dz बाई dx कैलकुलेट करना है, यानी आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करो तो dz बाई dx हो गया। इसका क्या होता है, अंक, यानी कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, यानी 1 का क्या हो गया, 0 बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। थर्ड स्टेप हमने आपको बताया था कि भाई आपको dx कैलकुलेट करना है, यानी आप यहां से क्रॉस करके, ये जो है आपका, इसको क्रॉस करके, ये दो क्रॉस करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x, ये 2x इंटू क्या चाहिए, dx। आ रही बात समझ में? इज इक्वल टू क्या आ गया, dz। तो यहां से आपको dx कैलकुलेट करना, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास dx की वैल्यू आ गई dz बाई 2x। ठीक है, हमने आपको 3 स्टेप्स क्लियर कर लिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, z को समझना है। z क्या होता है, फिर से जिसका वैसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है, ये क्लियर हो गया। फिर आपने dz बाई dx कैलकुलेट करना, सब में यही रूल फॉलो करना, आपको सब में यही रूल फॉलो करना है। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग यही 5 रूल के हेल्प से हम लोग 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, लेकिन ओनली एनसीईआरटी के आज। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना था, dz कैलकुलेट करना था, सॉरी dx कैलकुलेट करना था, नॉट dz कैलकुलेट करना था, आपने dx कैलकुलेट करना था। सबसे पहले हमने z मान लिया, हमने dz बाई dx भी कैलकुलेट कर लिया, और हमने यहाँ पे dx की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अभी देखो अब हम लोग क्या करना हमने, अब जो dx की जो वैल्यू है ना, ये जो dx की वैल्यू है, और जिसको आपने z माना था, यानी ये जो dx की वैल्यू है और जिसको आपने z माना था, वो अब क्वेश्चन में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, हम इधर थोड़ा इरेज करते हैं। ठीक है, अभी देखो अब हमने क्या करना है, हमने जो है जो dx की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है ना, हमने जो dx की वैल्यू कैलकुलेट करी। अभी देखो क्वेश्चन क्या था आपका, ये क्वेश्चन था 2x था। अच्छा, इस चीज को आपने क्या कंसीडर कर लिया, z है ना, इसी को ना आपने z माना था, तो ये हो गया हमारा अपॉन z। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करा, जो dx था इसकी वैल्यू कितनी आपने लाई थी, वैल्यू dx की वैल्यू आपने कितनी लाई थी, दैट इज dz बाई 2x। तो यहाँ पे आपने रख देना है dz बाई 2x, ऑल ओके। ये हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 बाई z। यानी अब आपने क्या कर देना है, जो फोर्थ स्टेप आप याद करो, आपने इंटीग्रेट करना था, यानी 1 बाई जेड को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, लॉग जेड। अच्छा, प्लस सी। अच्छा, फिर क्या था आपको, लास्ट स्टेप अगर याद होगा तो आपने जेड की वैल्यू पुट करनी थी। तो जेड आपने किसको माना था, तो जेड आपने माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पे हमने रख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। आई बात समझ?
ठीक है, ये हमारा पहला मेथड है। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को चाहो तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, इसके बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन हम जो है अभी प्रॉपर मेथड की हम लोग पहले बात करेंगे। ठीक है, कैसे ट्रिक है, एक ट्रिक हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। देखो, जैसे ट्रिक बहुत सारे हैं, लेकिन सारे ट्रिक्स को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था आपका, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करना था, इंटीग्रेट करना था हमने। तो एक फॉर्मेट होता है कि अगर आपका ऊपर में डेरिवेटिव दिया हुआ है, किसी भी फंक्शन का ऊपर में डेरिवेटिव दिया हुआ है और आपका जो फंक्शन है वो नीचे है, तो इस तरह के फंक्शन को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो सिंपल से इसका आंसर आ जाएगा log f ऑफ x, है ना, log क्या चीज, f ऑफ x प्लस c। तो सिंपल आप इसका आंसर लिख सकते थे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज c, सिंपल हो गया। लेकिन हमने जो है अभी ट्रेडिशनल मेथड सीखना है। ठीक है, फिर हम लोग लास्ट में जो है हम लोग शॉर्ट मेथड जो है, जो भी ट्रिक के थ्रू हम लोग सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। चलो, ये तो होगी बात। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतना आपको आइडिया होगा। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका, दैट इज log x स्क्वायर अपॉन x, है ना, log x स्क्वायर अपॉन क्या चीज x। खुद सोचो यहाँ पे आपको ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव गिवन है। ठीक है, तो हमको पता है कि भाई log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है। तो क्लियरली हमको आइडिया मिल गया कि भाई हमको जो है z किसको मानना है, log x को मानना है। फिर से वही रूल हमको फॉलो करना है। ठीक है, क्या फॉलो करना है, पहले आपको क्या करना है, फाइंड z। ठीक है, फाइंड z, फिर आपने क्या करना है, dz बाई dx फाइंड आउट करना है, फिर आपने dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो, तो हमने z हमने कैलकुलेट कर लिया कि भाई z है। अच्छा, z किसको मानोगे आप, तो जिसका डेरिवेटिव गिवन है, सिंपल सी बात, जिसका डेरिवेटिव गिवन है या जिसका डेरिवेटिव आपको दिख रहा है कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है, ओपन दिख रहा है आपको, उसको। ये हो गया एक बात। ठीक है, अभी देखो आप, उसके बाद आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट करो, यानी dz बाई क्या हो गया, dx। तो log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 1/x। थर्ड स्टेप क्या है कि भाई dx कैलकुलेट करना है, क्रॉस करो आप जल्दी से यहाँ पे। तो क्या हो गया, dx में 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आ गया dx। आ रही बात समझ में, इधर क्या हो गया, x इंटू dz, इधर हो गया x इंटू वॉट, dz। तो यहाँ से आपने dx की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऑल ओके, यहाँ तक 3 स्टेप क्लियर हो गया। अब अपने वैल्यू रख देनी है। ठीक है, आपने जो भी वैल्यू थी dx की, वो वैल्यू रख दो मेन क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी देखो आप, ये देखो यहाँ पे log x को आपने क्या माना था, z माना था, ये हो गया z स्क्वायर। ठीक है, log x को आपने कितना माना था, z माना था ना। तो अगला स्टेप क्या था कि पुट z, जो भी z की वैल्यू थी वो आपने रख देनी है। और लोग यहाँ तक। ठीक है, अभी देखो नीचे तो x था, है ना। अब dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, dx की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट करा, x dz, ये x dz हो गया। ये आपका x कट गया, बचा क्या, z स्क्वायर बचा। और z स्क्वायर को अगर आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, आपको पता होगा एक बेसिक रूल होता है, दैट इज x टू द पावर n को जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट आपका, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो क्लियरली आपको यहाँ पता होगा कि भाई z स्क्वायर को जब भी हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, z³ और प्लस ही आपको लगाना है और फाइनली आपको z की वैल्यू पुट कर देनी है। z आपने किसको माना था, log x माना था। क्यों माना था, फिर से क्यों माना था, क्योंकि इसका डेरिवेटिव गिवन है। तो ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। ठीक है, ये जो चीज था इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन ये होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, और हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ये समझ आया आपको अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको z पर फोकस करना। ठीक है, जेड पे, और जेड के कौन होगा, जिसका डेरिवेटिव गिवन होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से 1 अपॉन x प्लस x log x, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अभी देखो हम लोग सबसे पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं। अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे x दोनों में है, x हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, तो क्या हो गया 1 प्लस log x, ये हो गया। अभी देखो अब हम किसको z माने, ठीक है, यानी हमको z किसको मानना, जिसका डेरिवेटिव गिवन है। अभी देखो आप 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और log x का क्या होता है, 1/x, यानी log x का डेरिवेटिव गिवन है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कोई 1/x है, यानी क्लियरली हमको इसको z मान लेना है। z मान लो आप, तो लेट z इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस log x हमने z मान लिया। वही रूल, क्या करना आपको, dz बाई dx निकालना है। ठीक है, dz बाई dx कैलकुलेट करो, अंक का 0 यानी कांस्टेंट का 0, log x से क्या होता है 1/x। फिर स्टेप नंबर 3 क्या था कि आपको dx कैलकुलेट करना है, आप dx कैलकुलेट करो, तो क्रॉस करोगे तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, x dz मिल जाएगा। और लोग यहाँ तक, ठीक है, dx की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, x dz। ठीक है, देखो कैसे आपने x को क्या करा, मल्टीप्लाई करा किससे, dz से, और dx को किससे मल्टीप्लाई करा 1 से, तो आपको ये रिजल्ट मिल गया, dx की वैल्यू मिल गई आपको। और लोग यहाँ तक, अभी देखो ये क्वेश्चन था आपका 1 अपॉन क्या था, x, और इसको आपने क्या माना था, z माना था। आप z को z रख दो, dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट करा, कितना कैलकुलेट करा, x dz, ये हो गया x dz। यहाँ पे x और x कैंसिल हो गया, ठीक है, सॉरी ये x है और ये x है ना, ये हमने गलती से कट कर दिया। तो क्या बचा आपके पास 1/z बचा इंटू dz। अब 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है,
ऑल ओके यहाँ तक। अच्छा, जेड किसको माना था आपने? जेड आपने माना था 1 प्लस लॉग एक्स को। तो आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी तो आपको लगाना मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये हमने सिंपल सा सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर से अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना आपके लिए बेहतर होगा, आप उतना कमांड कर पाओगे। फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या करना, सबसे पहले हमने एक्स को कॉमन ले लिया। जब एक्स को कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास बच गया 1 प्लस लॉग एक्स। और हमने देखना है कि भाई जेड किसको ले, तो क्लियरली हम इसको जेड लेंगे। क्यों लेंगे ये भी समझ लो आप, जिसका डेरिवेटिव गिवन है, अंक का तो 0 है लेकिन लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1/x क्लियरली दिख रहा था। हमने जेड मान लिया, हमने उसको डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करा। फिर हमने क्या करा, डीएक्स कैलकुलेट करा। 3 स्टेप, जेड कैलकुलेट करो, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करो और फिर आप डीएक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, और जो वैल्यूज है अब वैल्यू केवल रख दो आप। ठीक है, अब कैसे वैल्यू रख दो, ये क्या था हमारे, इसको फिर से आपको हम करके दिखाते हैं। देखो, ठीक है, अभी देखो फिर से उसको हम करके आपको दिखाते हैं। ये क्या था हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये हमारा क्वेश्चन था एक्स है ना, और इसको हमने क्या माना था, जेड मान लिया था, इंटू जेड। और डीएक्स जो था, डीएक्स की वैल्यू आपने कितना कैलकुलेट करा था, दैट इज एक्स डी जेड। आ रही बात समझ में, ये एक्स एक्स कैंसिल, बचा क्या 1/z, और 1/z का रिजल्ट क्या होता है, लॉग जेड। और जेड किसको आपने माना था वो अब रख दो यहाँ पे, ये प्लस सी यहाँ पे। और लॉग जेड किसको आपने माना था, दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स को। क्यों माना था वो भी हमने आपको बता दिया। तो हमारा ये फाइनल रिजल्ट आ गया, प्लस सी लगाना तो मैंडेटरी है ही। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 3 को हमने सॉल्व करा। ठीक है, अभी देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 2 3 उम्मीद आपको समझ आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 जो है आपका साइन एक्स है, फिर यहाँ पे साइन है और ब्रैकेट में आपका कॉस एक्स है। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। अब हमको सोचना है कि भाई किसको हम लोग कंसिडर करें। ठीक है, तो अगर हम cos x को जेड मानते हैं, cos x क्या करते हैं, जेड मानते हैं, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, यानी उसका डेरिवेटिव हमारे पास है। यानी क्लियरली हमको आइडिया मिल गया कि भाई इसको हमने जेड मानना है। किसको जेड मानना है, cos x को हमने क्या करना है, जेड मानना है। तो लिख लिया जब सबसे पहले लेट जेड इक्वल टू व्हाट, cos x। फिर से वही रूल, डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करो आप। तो डीजेड बाई डीएक्स कैलकुलेट करोगे तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। फिर आपने क्या करना है, ये जो dx है उसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्रॉस करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, डीजेड आ गया। तो यहाँ से आपको dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो dx कितना निकल गया आपके पास, माइनस डीजेड अपॉन साइन एक्स। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी देखो आप साइन एक्स को एज इट इज रख दो, आप यहाँ पे साइन एक्स को आप एज इट इज रख दो। ठीक है, साइन को आप रखने दो यहीं पे। और आपने किसको जेड माना था, आपने कॉसेस को जेड माना था, तो यहाँ पे जेड हो गया। अच्छा, dx की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, तो dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी थी, दैट इज माइनस dz अपॉन साइन एक्स। ये था, ये देखो, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, बचा क्या, यानी आपको जो है माइनस को, ये जो माइनस है ना इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। यानी एक तरह से आपको साइन जेड को इंटीग्रेट करना है ना, साइन जेड को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब साइन को इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है कि भाई माइनस कॉस मिलता है आपको। ठीक है, प्लस ही होगा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी क्या हो गया, कॉस जेड हो गया। यानी आंसर आ गया कॉस जेड प्लस सी। और फाइनली आपको जेड की वैल्यू पुट करनी है। अब जेड किसको आपने माना था, दैट इज ये जो जेड आपने cos x को माना था, तो यहाँ पे हमने लग देना है cos x जो है प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया। बस प्रॉब्लम पता है कहाँ पे है, प्रॉब्लम आपको जेड, अगर आपको जेड समझ आ गया ना फिर ये कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, ये तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो गई है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आज सॉल्व करेंगे। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, है ना, कॉस ए एक्स प्लस बी dx। अब इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जेड के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी देखो आप, अगर इसको आप जेड मानते हो, साइन को अगर आप जेड मानते हो तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, ये मिल जाएगा। या अगर आप कॉस को भी जेड मानते हो तो इसका भी डेरिवेटिव गिवन है। तो आप किसी को जेड मानो, आप साइन को मानो, कॉस को मानो, इसमें से आपके पास दोनों ऑप्शन है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को मान लेते हैं। अच्छा, साइन क्यों मान रहे हैं ये भी आप थोड़ा जान लो यहाँ पे, क्योंकि साइन को करेंगे तो कॉस आएगा। ठीक है, तो कॉस को करते तो माइनस साइन आता। आ रही बात समझ में, तो माइनस से, माइनस को अवॉइड करने के लिए हमने इसको जेड को, साइन वाले पोर्शन को जेड मान लिया। ठीक है, हर एक चीज के पीछे रीजन है, वो अगर आप समझ लोगे तो आपका जो कमांड है ना और बेहतर कमांड हो पाएगा। चलो, जेड हमने जेड मान लिया हमने, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव दैट इज कॉस, ये हो गया। अच्छा, अब देखो एक्स के साथ जो नंबर होता है, यानी कोफिशिएंट जो होता है वो आगे आ जाता है, यानी कोफिशिएंट यहाँ पे आगे आ गया। फिर यहाँ पे आप क्या करो, dx की वैल्यू कैलकुलेट करो। ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, dz अपॉन a cos ax प्लस बी आएगा। ठीक है, आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आपने इसको जेड माना था,
इसको आप जेड रख दो, इसको आप एज इट इज रख दो, यानी कॉस ए एक्स प्लस बी रख दो, ठीक है। अच्छा, dx की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी, तो dx की वैल्यू आपने कैलकुलेट करा था dz अपॉन a cos a x प्लस बी। आ रही बात समझ में? ये और ये पोर्शन आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या? पहले तो 1/a को आप बाहर कर दो, बचा क्या? z। ऑल ओके। अब z को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दैट इज z स्क्वायर बाई 2। आ रही बात समझ में? अब z को इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि z का पावर कितना है हमारा यहाँ पे 1 है, और आपने पढ़ा होगा कि भाई x टू द पावर n को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, सिंपल सा आपने याद भी रखना है कि x का क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये सब आपको बेसिक याद भी रखना होगा। ठीक है। अच्छा, पिछले क्लास में हमने डील भी करा था, जब हम लोग 7.1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोग छोटी छोटी चीजों को हमने बताया भी था। चलो, अब आपने क्या कर देना, फाइनली जेड की जो वैल्यू है ना, जेड किसको आपने माना था? साइन को माना था, वो वैल्यू आपने यहाँ पे रख देनी है। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और लास्ट में नीचे में क्या आपका 2a तो है ही, तो ये हो गया 2a और प्लस ही आपने लगा देना है। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर हमने 5 कर लिया। ठीक है, सिंपल सा ट्रिक है, केवल जेड को अगर आप समझ गए ना फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज और, आप दो यहाँ भी लिख सकते हो, है ना? ये देखो, आप यहाँ पे हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो दो है, आप दो यहाँ भी लिख सकते हो या पूरे का होल भी दो ले सकते हो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, तो इससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अभी देखो, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन को अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे वो भी हम लोग थोड़ा आपको समझा देते हैं पहले। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 6 की हम लोग बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी को इंटीग्रेट करना है ना? अंडर रूट एक्स प्लस बी को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे तो एक ही फंक्शन है, यानी यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं गिवन है ना, यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, रूट है, रूट का मतलब क्या होता है? टू दी रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, है ना? अब इसको आप सिंपली मन में x मानो। इस तरह के क्वेश्चन हमने 7.1 में बहुत सारे सॉल्व करे हुए। इसको क्या मान लो, मन में x मान लो, और x टू द पावर क्या हो गया? 1/2। अच्छा, आपने रूल पढ़ा होगा, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते तो हमको क्या मिलता है? दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन क्या मिलता है? n प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज, ax प्लस b टू द पावर 1/2 प्लस 1 हो गया। नीचे में क्या हो गया? 1/2 प्लस 1 हो गया, और प्लस आपने क्या लगा देना? c। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो x के साथ यानी जो कोफिशिएंट लगा होता है वो नीचे आ जाता है। वो क्या आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। आ रही बात समझ में? लेकिन देखो, हमने आपको क्या बताया था, कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे क्वेश्चन जिनका डेरिवेटिव गिवन नहीं है। अब इस खुद सोचो, अब इसका डेरिवेटिव, ये तो एक ही फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है? गिवन नहीं है ना? गिवन है ना हिडन है। ठीक है, तो इसलिए हमने बताया था कि ये कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में डील करेंगे। ठीक है, खैर ये तो हमने सॉल्व कर भी लिया। चलिए, उम्मीद आपको समझ आया होगा। ये जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड, इसको बोल सकते हो, ये ट्रूली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, चलो ये तो हमने समझ लिया, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर ली हमने। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो भी आप देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैट इज x टाइम्स अंडर रूट x प्लस 2, x टाइम्स अंडर रूट x प्लस 2। अभी देखो, अभी यहाँ पे भी जो है आपका, यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन नहीं है। ठीक है, कोई फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव गिवन नहीं है, तो इसको जो हम लोग उस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे, जेड कंसीडर करके इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? माने वो जो ट्रिक है आपका, मतलब हमने आपको बताया था कि दो तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, एक में डेरिवेटिव गिवन होगा और एक में डेरिवेटिव गिवन नहीं होगा। इसको अगर आप कोशिश भी करते हैं तो अगर आप मान लो कि x प्लस 2 को आप जेड मानते हो, तो इसको क्या आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एक मिलेगा, है ना? तो यहां से जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हम लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, सपोज हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, हमने जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन क्या था हमारे पास? x टाइम्स अंडर रूट x प्लस 2 था, है ना? इसको हमने क्या करना था? सॉल्व करना था। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे वो देख लो। सबसे पहले क्या करो, इसको आप जेड कंसिडर कर लो, यानी जेड इक्वल टू क्या हो गया? x प्लस 2। ठीक है, यहां तक। फिर आपने क्या करो, इसको dz बाई dx कैलकुलेट कर लो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या करा? dz बाई dx कैलकुलेट कर लिया। देखो, तो x का क्या होगा? x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और अंक का यानी डिजिट का 0। तो ये क्रॉस करा हमने, यानी dz इक्वल टू हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? dx। ठीक है, अच्छा यहाँ तक क्लियर है अच्छे तरीके से? अभी देखो, अब जेड इक्वल टू क्या था? x प्लस 2। तो जब जेड इक्वल टू x प्लस 2 है तो खुद सोचो कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी जेड प्लस 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे x की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? अब जेड प्लस 2। आ रही बात समझ में? अच्छा, इसको आपने क्या कंसिडर करा था? जेड कंसिडर करा था, तो ये हो गया रूट जेड।
ठीक है। अच्छा dx जो है किसके बराबर है, जो dx है वो किसके बराबर है, dz के बराबर है, तो यहाँ पे हो गया आपका dz। ठीक है, तो ये हो, अब इसको सॉल्व करो तो z में रूट z से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया z रूट z, आ रही बात समझ में। फिर 2 में रूट z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट z। ठीक है, अभी देखो, अब इसको अब ये जो है आपका सिंपल फॉर्मेट पे चला गया, जो सिंपल इंटीग्रेशन के रूल्स होते हैं वो उस पर चला गया। ठीक है, अभी देखो इसको हम लिख सकते हैं ना z टू दी पावर 3/2, है ना। कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या था z टू दी पावर 1 है और यहाँ पे क्या है z टू दी पावर 1/2 है। तो जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, और 1 को और 1/2 को जोड़ेंगे तो वो कितना मिलेगा 3/2, ये मिल गया हमको। और प्लस 2 तो है ही यहाँ पे, और z की वैल्यू कितनी है, z का रूट z है, यानी z रूट z, और रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये हमने यहाँ पे रख दिया हमने। अब हमने क्या करते हैं, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब कौन से ट्रिक से इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल से जो रूल है ना, रूल क्या होता है कि भाई x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करना भी चाहें तो क्या मिल जाएगा हमको 3/2 z टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, प्लस 2 तो बाहर हो जाएगा। अभी जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा आपको z टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। आ रही बात समझ में। अच्छा अब इसको क्या करोगे आप, सिंपली सॉल्व करो आप, ना इसको आप क्या करो, सिंपली सॉल्व करो और फाइनली क्या करो आप z की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, ये हो गया सॉल्व आपका। ठीक है, चलो इसको करके दिखाते हैं आपको। अभी देखो ये जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, जो इसको आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 5/2, यानी ये मिल जाएगा आपको z टू द पावर क्या चाहिए 5/2, और नीचे भी क्या आपका, इसको भी जब ऐड करोगे आप तो ये भी कितना हो जाएगा z टू द पावर सॉरी सिंपली 5/2। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 3/2, यानी 2 टाइम्स z टू द पावर 3/2, और नीचे में क्या है आपका, ये भी क्या मिल जाएगा आपको 3/2। आ रही बात समझ में। अब क्या करना है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म पे हम लिख देते हैं, और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे लिखने के बाद हमने क्या कर देना है, फाइनली z की वैल्यू हमने पुट कर देनी है। और ध्यान रखना है इसमें हमने z किसको माना था, तो z किसको माना था, दैट इज x+2 को माना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो जो क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया पे हमने क्लासीफाई करा था उस क्राइटेरिया पे ये फिट नहीं बैठता है। ठीक है, ये बस आपने ध्यान में रखना है। लेकिन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन होता है ना कि 100% फिट नहीं बैठ रहा। जो क्राइटेरिया हम लोग स्टार्ट करा हुआ है, जो 30 क्वेश्चन जिस क्राइटेरिया पर बेस्ड है उस पर ये बेस्ड नहीं है, ये हम लोग बोल सकते हैं। अभी देखो, अब ये क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 2 है, ये 2 है आपका ऊपर जाएगा, यानी क्या होगा, ये 2/5 टाइम्स z टू द पावर 5/2 प्लस ये जो है आपका, ये 2 ऊपर जाएगा, है ना, यानी 2 ऑलरेडी ऊपर था, यानी कितना हो गया, ये 4 हो गया, यानी 4/3 z टू द पावर क्या चाहिए 3/2। अब आपने क्या कर देना है, जो z की वैल्यू थी, अब z किसको आपने माना था, ठीक है, z की जो भी वैल्यू आपने माना था उसको आपने यहाँ पे z की वैल्यू आपने रख देनी है। प्लस ही यहाँ पे हमने मिस कर दिया, प्लस ही आप लगा दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारा कौन सा नंबर था, ये आई थिंक मेरा क्वेश्चन नंबर था 7 नंबर था। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो था, है ना, ये जो है उस फॉर्मूला पर फिट नहीं हो रहा है। जो हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं, जो हम लोग जो फॉर्मेट हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई जेड मानेंगे फिर डीजेड बाई डीएक्स निकालेंगे, उस पर ये फिट नहीं बैठ रहा था, लेकिन फिर भी हमने इसको सॉल्व करा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन अभी तक हमने सॉल्व करा जो इस क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में जो है अलग तरीके से भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अभी देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास की, अगला क्वेश्चन है दैट इज x टाइम्स √1 + 2x², है ना, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब हमने सोचना है कि किसको जेड माने। ठीक है, किसको हमने क्या करना है, जेड मानना। अभी देखो अगर आप इसको जेड मानते हो, इस पोर्शन को जेड मानते हो तो 1 का 0, 2x² को जब इंटीग्रेट करोगे, सॉरी 2x² को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, है ना, देखो फिर से 1 + 2x² है। अगर आप सोच रहे हो कि भाई इसको जेड मानने की आपके मन में बात आ रही है, ठीक है, तो आपको देखना है क्या इसका डेरिवेटिव मिल रहा है कि नहीं। देखो 1 का तो 0 हो गया, खत्म हो गया 1, है ना, 2 को छोड़ दो आप, x² को डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या मिलेगा 2x मिलेगा, यानी ओवरऑल कितना मिल रहा है आपको 4x, है ना, यानी इसकी तरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यानी सिमिलर है कि नहीं है, x का सिमिलर है कि नहीं है, यानी ये क्लियर हो गया कि भाई हमको ये जो वाला जो पोर्शन इसको हमने जेड मानना है, यानी नॉट √1 + 2x² को। ठीक है, सिंपल सा तरीका है यहाँ पे, 1 + 2x² को हमने क्या कंसिडर कर लेना है, जेड। ठीक है, चलो तो ये हमने क्या कर लिया कि भाई मान लिया लेट जेड इक्वल टू क्या चाहिए 1 + 2x²। ठीक है, सिंपली वही रूल, जेड मानो, डिफरेंशिएट करो और dx कैलकुलेट करो। इसका 0 हो गया, जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया 4x हो गया। ठीक है, देखिए आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए, है ना, इंटीग्रेशन का बेसिक्स आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये हो गया, हमने रूल पढ़ा
पहले जेड कैलकुलेट करो, जेड खोजो अब कहाँ है जेड, फिर डिजिट बाई डीएक्स कैलकुलेट करो, फिर आपने डीएक्स कैलकुलेट करना था, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस करेंगे तो 4x इंटू डीएक्स इक्वल टू क्या निकल गया, डीजेड। खैर हमको मतलब किससे है, डीएक्स से मतलब है, तो डीएक्स की वैल्यू कितनी निकल गई, दैट इज डीजेड बाई 4x। आ रही बात समझ में, डीजेड बाई क्या निकल गया 4x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, देखो x को तो हमने एज इट इज रख देना है ना, अंडर रूट भी एज इट इज है। इसको आपने क्या माना था, जेड माना था, यहाँ पे आप जेड डाल दो। डीएक्स डीएक्स इक्वल टू क्या आपने लाया, दैट इज ये लाया आपने, डीएक्स इक्वल टू आपने लाया डिजिट बाई 4x, तो यहाँ पे आपने रख देना है डिजिट बाई क्या 4x। अरे बात समझ में, अब अपने क्या कर देना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर देना। अभी देखो ये x और x अब क्या हो गया, कैंसिल हो गया है ना, और ये जो 4 है ना इसको हम लोग बाहर कर देते हैं यहाँ पे, यानी 1/4 बाहर हो गया, यानी सिंपल तरीके से हमने रूट जेड को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब रूट जेड यानी क्या चीज, जेड टू द पावर 1/2 है ना, जेड टू द पावर क्या चाहिए 1/2। अब जेड टू द पावर 1/2 को आप अगर इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा 3/2, और ये जो 2/3 इस प्रकार से हो जाएगा, और प्लस क्या चाहिए सी, ठीक है। ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, इधर क्या मिल गया आपके पास, मिल गया 1/6। आ रही बात समझ में, देखो कैसे 1/6 मिला, ये जो नीचे में आपका जो 2 और 3 है ना, ये देखो आप, ये जो 2 है, सॉरी ये जो 3 है और ये जो 2 है, इसको हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करा तो हमने हमको क्या मिल गया 1/6 मिल गया, और ये हमारे पास क्या है जेड टू द पावर 3/2। और जेड आपने किसको माना था, इस पोर्शन को माना था, है ना, जेड जो है आपने किसको माना था, इस पोर्शन को कंसीडर करा था जेड आपने, तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 1/6 टाइम्स, और जेड क्या था आपका, ये था 2x स्क्वायर प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 3/2, और प्लस सी तो लगाना ही है आपने, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, रिजल्ट आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, ठीक है। चलिए तो अभी तक हमने दो वैसे क्वेश्चंस करे जो हम लोग डिस्कस करा था, जो हमने स्टार्टिंग में उस क्राइटेरिया पर फिट नहीं बैठ रहा था, और वो कौन कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 पर फोकस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, दैट इज हमने इंटीग्रेट करना है 4x प्लस 2, है ना, 4x प्लस 2 फिर अंडर रूट यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हमने एक तरह से अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हमने सोचना है कि भाई किसको जेड कंसीडर करें, है ना, किसको जेड कंसीडर करें, अब हमने ये सोचना है। अभी देखो आप थोड़ा, अगर आप इसको जेड कंसीडर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, एक्स को का डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये तो अंक है यानी 1 है तो उसका 0 हो गया, यानी क्लियरली जो है आपको मिल रहा है इसकी तरह, मतलब ये जो आपका पोर्शन है ये किसके क्लोज है, काफी 2x प्लस 1 के क्लोज है। आप ऐसे बोलो कि अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, यानी ये क्लियर है कि आपको आपका जो जेड है यही होने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जो है ये है आपका, है ना, इस पोर्शन का डेरिवेटिव ये है, दैट इज वाई हम लोग इसको क्या करेंगे, जेड कंसीडर करेंगे। चलो वही रूल फॉलो करेंगे, फिर से जेड मानेंगे, है ना, फिर से हम लोग क्या करेंगे, जेड मानेंगे, फिर डीजेड बाई डीएक्स निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको अच्छे तरीके से आपको समझ आए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग डील कर रहे थे 9 नंबर क्वेश्चन थे, ठीक है। और क्वेश्चन क्या था 4, एक काम करते हैं हम लोग पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है, इन टाइम्स इनटू क्या था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रूट में था, है ना, ये क्वेश्चन था, इनटू डीएक्स, ये हमारा क्वेश्चन था। कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने क्या कंसीडर करना है, चलो मान लो आप लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऑल ओके, यहाँ तक डिफरेंशिएट करेंगे, यानी रूल नंबर 2 डिजिट बाई डीएक्स कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, रूल नंबर 3 क्या था कि हमने जो है ये जो dx है ना, dx कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको dx मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, पहले dx को आप 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, यानी 2x प्लस 1 इंटू क्या हो गया dx, ठीक है। अब dz को आप क्या करो, आप 1 से मल्टीप्लाई करो, इधर क्या मिल गया आपको dz, यानी dx इक्वल टू क्या निकल गया आपके पास, dz बाई 2x प्लस 1, ठीक है। देखो इस ये सब स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो, लेकिन हम जो है आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरीके से आपको समझ आए, सारी बातें समझ जाए, ठीक है। ये देखो ये तो 2 था, 2x प्लस 1 हमने रख दिया, है ना, इसको हमने क्या कंसीडर करा था, जेड कंसीडर करा था, ये इसको रूट जेड लिख दिया हमने, dx की वैल्यू अपने कितनी कैलकुलेट करा था, dx की वैल्यू अपने कैलकुलेट करा था, दैट इज dz बाई 2x प्लस 1 आपने क्या करा था, कैलकुलेट करा था, ठीक है। अब हमने क्या कर देना है, सिंपली इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अब आप जब इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये पोर्शन कैंसिल हो गया, ये जो 2 है 2 को हमने बाहर निकाल दिया, यानी एक तरह से हमको केवल रूट जेड को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अच्छा, और रूट जेड क्या होता है, रूट जेड यानी जेड टू द पावर 1/2, और जेड टू द पावर 1/2 को जब इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स जेड टू द पावर 3/2,
और नीचे में भी क्या मिलेगा आपको 3/2 और प्लस क्या चीज सी। ठीक है, अब अपने क्या कर देना है, फाइनली जेड की वैल्यू जो है, जेड किसको आपने माना था, जेड आपने माना था 2x+1 को। क्यों माना था ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखिए जेड हम लोग किसको मानेंगे, जिसका डेरिवेटिव हमको क्या होता है पता होता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं जेड मानते हैं ना, उसी को हम लोग क्या करते हैं जेड कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो जेड है वो 2x+1 को माना था, सॉरी यहाँ पे जेड जो हमने x² + x+1 को माना था। चलिए ये तो हो गई बात। अभी देखो आप, तो हमारे पास क्या निकला 2 टाइम्स ये जो है ना, नीचे में 3/2 है तो ये ऊपर में आ जाएगा, यानी 2/3 और जेड की वैल्यू रख दो आप। जेड आपने इसको माना था तो ये हो गया x² + x+1 टू दी पावर 3/2 प्लस सी। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 4/3 टाइम्स x² + x+1 टू दी पावर 3/2 प्लस क्या चीज सी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। आ रही बात समझ। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। ठीक है, हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपने एक बार जरूर खुद से बनाना है सारे क्वेश्चंस को, आपने जो है एक बार अच्छे तरीके से बनाओगे तो आपको बेहतर होगा, आपके लिए बेहतर होगा। चलो ये तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते थोड़ा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हमने जो है 10 जो है हमने इंटीग्रेट करना है 1/x - √x को हमने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियरली हमको यहाँ पे दिख रहा है कि भाई केवल एक फंक्शन है, लेकिन हम लोग जो है इसको कोशिश करेंगे, है ना। देखिए हमने आपको शुरू में बताया था कि हो सकता है कि डेरिवेटिव गिवन हो, आपको डेरिवेटिव दिख रहा हो, भाई इसका डेरिवेटिव ये है, आप उसको जेड मान सकते हो इजीली, लेकिन सम टाइम आपको डेरिवेटिव खोजना पड़ेगा, डेरिवेटिव हिडन होता है। तो यहाँ भी सेम केस वही है। आपको देखो यहाँ पे जो √x है, √x को आप क्या, सॉरी नॉट यहाँ पे नॉट √x, यहाँ पे जो x है, x को आप क्या ले सकते हो, √x × √x लिख सकते हो। आ रही बात समझ में। अब यहां से आप √x कॉमन ले सकते हो, तो यहां से हमने क्या कर लिया, √x को कॉमन ले लिया। अब क्या बच गया आपके पास, √x माइनस क्या बच गया, 1 बच गया। समझ आ रही बात ना। तो ये हमको मिल गया, ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मेट है। अब ये देखो पहले इस फॉर्मेट पर था, तो इस फॉर्मेट पर क्या लग रहा था कि भाई हमारे पास हिडन है, यानी हमको पता ही नहीं चल रहा है किसको जेड कंसीडर करें, किसको जेड कंसीडर नहीं करें। लेकिन जैसे इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म पे कन्वर्ट करा, ये हमको आइडिया मिल गया कि हम लोग इसको जेड अगर कंसीडर करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं जेड कंसीडर करते हैं। देखिए इसको जेड क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि √x का जो डेरिवेटिव होता है ना, √x का जो क्या होता है डेरिवेटिव होता है, वो कितना होता है 1/2 √x होता है। अरे बात समझ में, √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/2 √x होता है। दैट इज वाई हमने क्या करा, इस पोर्शन को चूज करा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जेड मानते हैं। ये तो हमको मिल गया कि भाई डेरिवेटिव के फॉर्म पे आ गया, यानी इसका डेरिवेटिव हमको दिख रहा है। अब हमने किसको जेड मानना है, ये भी आपको आइडिया मिल गया होगा, जिसका डेरिवेटिव गिवन है। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, चलो कर लो आप। तो लेट जेड इक्वल टू क्या हो गया, √x - 1 आ गया। डिफरेंस सेम प्रोसीजर, जेड मानो, dz बाई dx कैलकुलेट करो, जेड हमने मान लिया। अब हमने क्या करना है, dz बाई dx कैलकुलेट करना है। ठीक है, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, ऑल ओके, डिजिट का 0 क्रॉस करेंगे। क्या हमको निकालना, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, जेड फाइंड आउट करो। सेकंड स्टेप क्या था, डिजिट बाई dx कैलकुलेट करो। एंड थर्ड स्टेप इज यू हैव टू फाइंड dx। क्रॉस करोगे आप, इसको सो क्या करोगे, क्रॉस करोगे तो dx मिल जाएगा ना, और dx को क्या निकल जाएगा 2√x × dz। अब हमने क्या कर देना है, फॉर्मेट पर रख देना है। 1 था, √x को आप एज इट इज रख दो, इसको आपने जेड माना था, जेड को जेड रख दो। ठीक है, अब बच्चा dx का वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट करा था 2√x, यहाँ पर रख दो आप 2√x dz। ये आपका √x और √x कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/z। और आपको पता होना चाहिए कि 1/z का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज log z होता है, और आपने z की वैल्यू रख देना है। अब z किसको आपने माना था, दैट इज √x - 1 को माना था। तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया दैट इज log √x - 1। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया। चलिए ये तो उम्मीद आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे देखना, हम लोग यहाँ पे एक चीज हमने मिस कर दिया है। देखो यहाँ पे जो 2 था ना, ये वाला 2 को हमने मिस कर दिया था, तो ये तो 2 आएगा बाहर। ठीक है, तो 2 टाइम्स यहाँ पे हो जाएगा, है ना। ये जो 2 था, ये जो 2 यहाँ पे हमने मिस कर दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 टाइम्स log √x - 1। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अब ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये उसी फॉर्मेट पर है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 के फॉर्मेट पर है। ठीक है,
ये जो है आपका, देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो हमने आपको बताया था कुछ ऐसे क्वेश्चन है लाइक 6 है, 7 है, 11 है, आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, 32 है, 33 है, यानी 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम लोग जो क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं उस पर ये 100% फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। चलो, तो ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है एकदम जस्ट आप बोल सकते हो कॉपी है, किससे कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 7 का, यानी 11 जो है क्वेश्चन नंबर 7 का 2 कॉपी है। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या था, x था, क्वेश्चन आपका 11 नंबर है, यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 dx, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, z कंसिडर कर लेते हैं, तो लेट z कंसिडर हमने इसको कर लिया, z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस 4, यहाँ पे हमने z कंसिडर करा ना, तो z इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, x प्लस 4, सेम प्रोसीजर dz बाई dx, x का क्या हो गया 1, ठीक है, क्रॉस करेंगे तो dz इक्वल टू क्या निकल गया dx, ठीक है। अब आपने क्या करना, अब हमने ये तो हमारे पास z इक्वल टू क्या, हमारे पास z इक्वल टू क्या था, x प्लस 4, अब हमने यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। क्यों x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये भी आप समझो थोड़ा सा, क्योंकि इसको तो हमने z के फॉर्म पे एक्सप्रेस कर लिया, ये भी जरूरी है समझना कि हम यहाँ पे इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य है, तो देखो जब हमने इसको z माना तो ऑब्वियस है कि भाई इसको भी हमको z के फॉर्म पे लाना पड़ेगा ना, इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, z के फॉर्म पे लाना पड़ेगा, तभी ना आप इंटीग्रेट कर पाओगे। आ रही बात समझ में, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे जो है x, यहाँ पे जो भी पोर्शन है उसको हम z में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो z इक्वल टू क्या था, x प्लस 4 था, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू निकल जाएगा प्लस z माइनस 4, ठीक है। उम्मीद आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अभी देखो, तो ये था आपका x, तो x के जगह पे हमने क्या लिख देना है, z माइनस 4, ऑल ओके। फिर नीचे में इसको आपने क्या माना था, z माना था, यानी हो गया रूट z, और dx की वैल्यू कितना था, dx किसके बराबर था, dz के बराबर था, यानी एक तरह से आपको इस फॉर्मेट को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है, z अपॉन रूट z माइनस 4 अपॉन वॉट, रूट z, ठीक है। अब सिंपली जैसे आप इंटीग्रेट करते हो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम जो है आपको अच्छे तरीके से पूरा जो है टिल एंड इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके दिखाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपका जो है वो फंक्शन नहीं मिल पाएगा जैसे हम लोग क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, यानी आपको वैसे फंक्शन नहीं मिलेंगे जिसका आपको जेड मिले, है ना। अभी देखो ये क्लियरली कट जाएगा, किससे कट जाएगा, रूट जेड से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा ये भी समझ लो, क्योंकि रूट एक्स है तो एक्स किससे मिलकर बना हुआ है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स से मिलकर बना हुआ है ना, तो दैट इज वाई ये जो रूट जेड है आपका, रूट जेड से ये कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको मिल गया क्या चीज, रूट जेड मिल गया, हमको रूट जेड को इंटीग्रेट करना है माइनस, अब ये देखो रूट जेड यानी जेड टू दी पावर क्या चीज 1/2, और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के फॉर्म पे चला जाएगा, होगा ना, यानी ये हमको मिल गया -4 टाइम्स जेड टू दी पावर -1/2, यानी हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। अभी देखो जेड टू दी पावर 1/2 है, ठीक है, जब हम इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जेड टू दी पावर 1/2 को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे 4 को बाहर निकाल देते हैं, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, यहाँ हम लोग डिजिट को लिख देना है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, डिजिट को लिख देना है। अभी देखो जेड टू दी पावर 1/2 है ना, जेड टू दी पावर कितना है 1/2, आपको पता है रूल, बेसिक रूल क्या चीज, एक्स टू दी पावर एन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है हमको, एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, और प्लस ही तो मिलता ही मिलता आपको, है ना, ये सब तो पता होगा आपको अच्छे तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या कर देना, सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है और फाइनली हमको जेड की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। चलो इसको आगे हम करके दिखाते हैं आपको। तो ये हो गया हमारा जेड टू दी पावर क्या है 1/2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, जेड टू दी पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/3, -4 को तो 4 रहने दो, है ना। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे, अब खुद देखो जेड टू दी पावर -1/2 को इंटीग्रेट करो तो कैसे इंटीग्रेट करोगे, जेड टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 क्या चीज प्लस 1, अब एक में से आधा घटाओगे तो आपको एक ही ना मिलेगा, है कि नहीं, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक में से यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक में से आधा घटाओगे तो आपको आधा मिलेगा, यानी जेड टू दी पावर क्या चीज 1/2, और यहाँ भी आपको क्या मिल गया 1/2 मिल गया। आ रही बात समझ में, तो ये हो गया हमारे पास क्या चीज जेड टू दी पावर 1/2, और ये 2 है, ये 2 ऊपर में आ जाएगा यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 2/3। अब अपने जेड किसको माना था, अगर आपको ध्यान होगा तो जेड हमने किसको कंसीडर करा था, क्वेश्चन क्या था आपका, हमारा जो क्वेश्चन था दैट इज x अपॉन x प्लस 4 था, है ना, जो क्वेश्चन था हमारा x अपॉन x प्लस 4 था हमारा, तो इसको हमने जेड माना था, यानी जेड की वैल्यू कितनी थी हमारे पास x प्लस 4, तो अब कुछ नहीं करना, अपने वैल्यू रख देना, यानी 2/3, ठीक है। तो है ही यहाँ पे जेड की वैल्यू अपने रख देनी है, और जेड कितना था हमारे पास x प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस 4 टू दी पावर 3/2 -8 टाइम्स x प्लस 4 टू दी पावर 1/2, और प्लस क्या चीज लास्ट में c। आप इसको रूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सिंप्लीफाई करो, कैसे करो ये ट्रूली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आपका ये आंसर आपका मिल गया,
ठीक है। चलिए, तो हमने जो बताया था कि 6 क्वेश्चन वैसे हैं जिसको हम लोग, जो इस फॉर्म पर नहीं बैठ रहे हैं, उसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, तो हम लोग उसको अभी से ही सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। अभी देखो ध्यान से, अब 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन को देखो और खुद सोचो आप कि भाई यहाँ पे जेड किसको ले। ठीक है, जेड हम लोग किसको कंसिडर करें, खुद सोचो आप थोड़ा। 12 नंबर क्वेश्चन जो था, इसमें आपको जेड किसको लेना चाहिए। क्वेश्चन आपके पास एक्स क्यू माइनस वन है ना, एक्स क्यू माइनस वन टू दी पावर 1/3 है ना, और टू दी पावर क्या है 1/3, और डॉट एक्स टू दी पावर 5। अब खुद सोचो आप, एक्स टू दी पावर 5 को लिख सकते हैं क्या हम लोग, एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स क्यू इंटू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। देखो सबसे पहली बात आती है कि क्यों लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहली बात आती है कि लिख सकते हैं, तो क्यों लिख सकते हैं, देखो अब ध्यान से, क्योंकि अगर हम इसको जेड मानते हैं, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, जेड मानते हैं, तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x², यानी स्क्वायर के टर्म में आएगा। दैट इज वाई इसको हमने क्या करा, एक्स टू द पावर 5 को हमने एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर के फॉर्म पे हमने इसको स्प्लिट करा। ठीक है, ये हमारा रीजन था यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया कि सम टाइम क्या होता है कि आपको क्लियरली दिख जाएगा कि भाई इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन सम टाइम जो हमको खोजना पड़ेगा। ठीक है, डेरिवेटिव हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई डेरिवेटिव उसका है क्या, यानी है जरूर, लेकिन वो हिडन है, हिडन फॉर्मेट पर है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। चलो क्या करना हमने, वही रूल, जेड मानो आप इसको, लेट जेड इक्वल टू क्या निकल गया, एक्स क्यू माइनस वन। फिर सेकंड रूल, डिजिट बाई डी एक्स, यानी क्या हो गया, एक्स क्यू को डेरिवेट करेंगे तो क्या मिल गया, 3x²। थर्ड रूल, आपने क्या करना है, इसको dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो dx कितना निकल जाएगा, दैट इज dz अपॉन 3x²। कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा तरीका, क्रॉस करके हमने निकाला। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको आपने क्या माना था, जेड माना था, यानी ये हो गया आपका जेड टू दी पावर क्या चाहिए, 1/3। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक्स क्यू, अरे बात समझ में, यहाँ पे क्या है, एक्स क्यू, तो एक्स क्यू की वैल्यू जो है यहाँ से आप निकाल सकते हो, तो एक्स क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड प्लस वन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो ये जो एक्स क्यू है, अगर ये -1 को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू वैल्यू कितने निकल जाएगी, जेड प्लस वन। तो यहाँ जो एक्स क्यू है, इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, जेड प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रख दो, एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज रख दो, dx बचा, dx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज dz अपॉन x, dz अपॉन 3x², यहाँ पे हमने लग दिया dz अपॉन क्या, 3x²। अब हमने क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, जब हमने इंटीग्रेट करेंगे तो देखो ये आपका x² x² कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा क्या, 1, नीचे में 3 बचा, तो सबसे पहले आप क्या करो, 1/3 को बाहर कर दो। ठीक है, अब आपने क्या कर देना, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जेड टू दी पावर 1/3 इंटू जेड हो जाएगा। आ रही बात समझ में। फिर जेड टू दी पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जेड टू दी पावर क्या चाहिए, 1/3। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अभी देखो आप, ये 1/3 है हमारे पास, है ना, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है। और आपको पता होगा जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होता है, हम पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यानी आपको क्या करना है, 1/3 को और 1 को ऐड करना है। और ऐड कैसे करते हैं, ये सब हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, कैसे ऐड करते, तो अपॉन 1 लेना है यहाँ पे, सिंपली इसको क्या करना है, गुना करना है, यानी 3 1 3, फिर इसको आपने गुना करना है, 1 1 1, और फिर इसको आपने गुना कर देना है, दैट इज 3 1 3, यानी कितना निकल गया आपके पास, 4/3। तो यहाँ पे आपने क्या लिख देना है, जेड टू दी पावर क्या चाहिए, 4/3, और प्लस के आपके पास यहाँ पे जेड टू दी पावर क्या चाहिए, 1/3। यानी आपको इस फॉर्मेट को आपने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं ये भी आपको पता होगा, है ना, यानी एक्स टू दी पावर एन को हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक्स टू दी पावर एन को इंटीग्रेट करने का हमारा फॉर्मेट क्या होता है, दैट इज एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है, हम इधर थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा। ठीक है, ये देखो यहाँ तक तो समझ आया होगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हमने सिंपली इंटीग्रेट कर देना है। चलो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करके दिखाते हैं। ये तो 1/3 आपका बाहर, ठीक है। अब जेड टू दी पावर 4/3 है ना, यहाँ पे जेड टू दी पावर क्या चाहिए, 4/3। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जेड टू दी पावर 4/3 को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा हमको जेड टू दी पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 मिलेगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है, जेड टू द पावर 1/3 है, यानी ये क्या हो गया, जेड टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अभी देखो, अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, सिंपल सा ट्रिक है, 3 1 3, ये हो गया आपके पास, ये 1/3 को बाहर रखो, ये देखो ये हो गया जेड हो गया आपका, है ना। ये देखो ये 3 1 क्या हो गया, 3, ये 3 लिख दो आप यहाँ पे। ये हो गया 4 1 4 और 3 1 3, यानी कितना हो गया 7, यानी 7/3। नीचे में भी क्या आएगा, 7/3, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 3/7।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है आपका 1/3 और 1/3 और क्या चाहिए 1 को अब ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे आपको ऐड करके दिखाते हैं, ये 1/3 और 1, इसको ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले 3 बन जाइए 3, है ना, ये क्या हो गया हमारे पास 3 बन जा 3, ठीक है, ये हो गया 1 बन जा 1 और 3 बन जा 3, यानी कि आ गया 4/3। तो यहाँ पे आपने क्या कर देना है, z⁴ 4/3, नीचे में 4/3 जाएगा तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 बाई क्या चाहिए 4, ठीक है। और लास्ट में क्या करना आपने प्लस सी, और फाइनली लास्ट स्टेप जो है दैट इज हमने जेड की वैल्यू रख देनी है। अच्छा, जेड आपने किसको माना था, दैट इज x³ - 1 को माना था, है ना। फाइनली हमने जो है ये हो गया हमारे पास 1/3 टाइम्स 3/7, जेड की वैल्यू रख दो, जेड कितना था आपके पास x³ - 1 टू द पावर 7/3 प्लस 3/4, ठीक है। फिर जेड है यहाँ पे, जेड की वैल्यू रख दो, दैट इज x³ - 1, ठीक है, टू द पावर 4/3, और लास्ट में क्या कर दो प्लस सी लगा दो। अब चाहो तो उसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आई थिंक ये 12 नंबर क्वेश्चन था, है ना, ये जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अब हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। एक काम करो, आप क्वेश्चन नंबर 13 को खुद से देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसको आप खुद से देखो, आपको समझ आएगा कि किसको जेड लेना चाहिए, किसको जेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अभी देखो आप क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करो। देखो क्वेश्चन नंबर 13 को आप देखोगे ध्यान से, तो जो नीचे वाला पोर्शन है आपका उसको हमको जेड मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है ना ऊपर वाला है, यानी ऊपर वाला जो होगा उसका डेरिवेटिव होगा। कैसे, ये देखो आप समझाते हैं आपको। यानी हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, ये देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से x² है, ठीक है, x² है, और नीचे में है आपके पास 2 + 3x³ का होल क्यूब, ये आपका पैटर्न है dx। हमको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा बात, अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको जेड कंसीडर करते हो तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो गया, और इसका डेरिवेटिव x³ का डेरिवेटिव x² के टर्म में आएगा, जो कि ऊपर है हमारे पास, है ना। तो क्लियरली हमने इसको क्या कर देना है, जेड मान लेना है, यानी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको आपको करके दिखाते हैं। तो लेट सबसे पहले वही रूल, जेड कंसीडर करो, चलो मानो यहाँ पे, तो लेट जेड इक्वल टू क्या निकल गया 2 + 3x³ आ गया। सबसे पहले सेकंड स्टेप dz/dx कैलकुलेट करो, तो इसका डेरिवेटिव 0, ये तो बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया ना, और x³ को जब डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 3x² मिलेगा, यानी ओवरऑल कितना निकल गया 9x², ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमने कर लिया, जेड ले लिया, dz/dx हमने कैलकुलेट कर लिया, और थर्ड स्टेप क्या है कि भाई आपको dx कैलकुलेट करना है, और dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्रॉस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली लिख रहे हैं दैट इज dx = dz/9x², ठीक है। फिर क्या करना आपने, ये तो x² था, इसको आपने जेड माना था, तो ये हो गया z³, और आपने dx की वैल्यू अभी कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या आपने कैलकुलेट करा है, dz/9x², ठीक है, ये हो गया, ये x² आपका कैंसिल हो गया, ये 1/9 हमारा बाहर आ गया। अब इसको हम लोग जो है क्या बचा हमारे पास 1/z³, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग जो है इसको हम लोग इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, z⁻³ के फॉर्मेट पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने जो है इस पोर्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है, x⁴n को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, दैट इज x⁴n + 1/n+1। तो ये 1/9 को पहले बाहर करो आप, तो क्या हो गया z⁻³ -3 + 1/−3 + 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपके पास 1/9 तो हो गया ना, और ये माइनस करोगे तो कितना हो गया z⁻² -2 हो गया। आ रही बात समझ में, और नीचे में ऑलरेडी कितना है -2 है, ठीक है। तो ये देखो आप, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, यानी ये -1/18 को आप बाहर ले लो, आ रही बात समझ में, और इसको आप नीचे में ले लो, यानी ये हो गया आपके पास नीचे में आ जाएगा यानी z², ये हो गया z², और प्लस ही तो है ही आपके पास। और फाइनली आपने क्या कर देना है, जेड की वैल्यू रख देनी है, ठीक है। और जेड की वैल्यू कितनी है आपके पास, जेड आपने किसको जेड माना था, आपने 2 + 3x³ को जेड माना था, ठीक है। आपने जो है 2 प्लस ये जो पोर्शन था इसको आपने क्या करा था, जेड माना था। तो हमारे पास आ गया है -1/18 तो है ही, और नीचे में क्या है z² है। कैसे z² है, क्योंकि ऊपर में क्या है z⁻² है, और जब ऊपर में z⁻² है तो नीचे में आएगा ना, नीचे में z² हो जाएगा, और z की जगह पे आपने वैल्यू रख देनी है। तो ये क्या हो गया 2 + 3x³ प्लस सी लगा देना है, तो ये हमारा आ गया, रिजल्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे, ठीक है।